परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी रूपा थी। एक बेटा था जो 16 साल की उम्र में मछली पकड़ने गया और पैर फिसलने से नदी में डूबकर मर गया। इस बात को काफी दिन बीत गए थे। एक बार दीनू को बुखार आ गया था। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रह गई थी। कभी कभी 2-4 दिन मछली नहीं मिलती तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन उसकी पत्नी, सुनो जी, आज अगर मछली नहीं मिलेगी तो हम क्या खाएंगे? पिछले 4 दिन से एक भी मछली नहीं मिली। देखता हूँ, शायद आज कुछ मिल जाए। इतना कहकर दीनू ने अपनी टोकरी और जाल उठा लिया एवं नदी के किनारे चला गया। सुबह से शाम हो गई, उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई। हे प्रभु, आज अगर मछली नहीं मिली तो मैं भी नदी में कूद कर जान दे दूंगा। उसने आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की। अचानक उसे अपना जाल भारी लगा। जाल निकाला तो उसमें बहुत खूबसूरत मछली थी, लेकिन जाल बाहर खींचते ही, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। मछली रानी, इतनी मुश्किल से तो तुम जाल में आई हो, तुम्हें छोड़ दिया तो हम खुद मर जाएंगे। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, तुम्हें निराशा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जैसे इतने दिनों काम चला लिया वैसे भी आगे भी चलाता रहेगा। उसने जाल में से मछली को निकालकर नदी में उछाल दिया। नदी में जाते ही मछली गहराइयों में चली गई। अच्छी भली मछली हाथ लगी थी, वो भी बेवकूफ बनाकर चली गई। आज रूपा घर में घुसने ना देगी। दीनू जाल कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया। उसने दरवाजा खटखटाया। रूपा ने दरवाजा खोला तो दीनू के पीछे बड़े बड़े 7 मटके देखकर खुशी से उसको एक तरफ हटाते हुए बोली, क्या है इन मटकों में? दीनू पीछे पलटा तो हैरान रह गया। पहले इन्हें अंदर कर लो, वरना बंशी देख लेगा तो वो भी मांगने आ जाएगा। ये तो बहुत भारी है, इन्हें भीतर ले जाने में तुम भी मदद करो। दोनों मटकों को उठाकर भीतर ले गए। एक मटका खोला तो उसमें से एक 20 बरस का नौजवान कूदकर बाहर आ गया। प्रणाम बाबा। प्रणाम माँ। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो बिल्कुल उनके अपने बेटे जैसा ही नौजवान था। तुम कौन हो? कहीं तुम मेरे मुरली तो नहीं? मेरा नाम चंदन है माँ, मैं तुम दोनों की सेवा करने आया हूँ। बाकी मटकों में क्या है? मुझे क्या पता, खोल कर देखो। दूसरा मटका खोला तो उसमें ढेर सारे रुपए पैसे थे। तीसरे में आभूषण, चौथे में चावल, 5वें में दाल, छठे में सब्जियां और फल एवं आखिरी मटके को छूते ही उनका घर आलीशान महल में बदल गया। दीनू और रूपा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो जल्दी से सामान ठीक से रख देते हैं, फिर कुछ खाने को बनाते हैं। मेरा चंदन भूखा होगा। माँ तुम बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। वो रसोई में गया और तुरंत 3 थाली में खाना लेकर आ गया। रूपा ने आश्चर्यचकित होकर, ये कैसे आया? माँ तुम खाना खाओ, फिर आराम करो। बड़े दिनों बाद इतना बढ़िया खाना मिला है, आओ तुम भी खाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। रूपा चंदन को अपने हाथों से कौर बनाकर खिलाने लगी। अपने बेटे मुरली को याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ अब तुम यही समझो कि मैं ही तुम्हारा मुरली हूँ। जैसे वो तुम्हें कमा कर खिलाता वैसे मैं खिलाऊंगा। अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। रूपा उसका मुंह निहार कर निहाल हो उठी। दीनू अभी चंदन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी फाटक पर एक साधु ने आवाज लगाई, अख निरंजन, साधु को खाना खिला दो बच्चा। हे साधु महाराज, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। दीनू तुरंत घर में गया। रूपा, ओ रूपा, साधु के लिए कुछ भोजन दे दो, बहुत भूखे हैं। रसोई में देखती हूँ। रूपा रसोई में गई। वहाँ से फल, मिठाई और मेवे लेकर आ गई। दीनू ने साधु को सब कुछ दे दिया। बहुत बढ़िया, तुम्हारा भंडार हमेशा के लिए भरा रहेगा। बस अपने पुत्र पर कभी नाराज मत होना। बाबा, वो हमारा सगा पुत्र नहीं है, लेकिन इतने कम समय में ही तुम दोनों उसको सगे से भी बढ़कर मानने लगे हो, इसीलिए उस पर कभी नाराज ना होना। साधु चले गए। पूरा परिवार खूब खुश था। चंदन रोज कमाने जाता तो कुछ ले आता, बाबा की झोली में डाल देता। अब उसको रहते बहुत दिन बीत गए थे। एक दिन, क्यों ना हम अपने चंदन का विवाह कर दें?
घर में बहू आ जाएगी, कुछ दिनों में बाल बच्चे हो जाएंगे, घर का माहौल कितना खुशहाल हो जाएगा। हाँ, पर हमें एक बार चंदन से भी बात करनी चाहिए। आज शाम को जब वो आएगा तब मैं उससे बात करूंगी। शाम को जब चंदन घर वापस आया तो, बेटा हम चाहते हैं कि अब तेरी शादी कर दी जाए। माँ, मैं तुम दोनों की सेवा करना चाहता हूँ, शादी वादी के चक्कर में क्यों डाल रही हो? बेटा सब लड़कों की शादी होती है, इसलिए तुम्हारी भी शादी हो जाती तो हम निश्चिंत होकर जीवन बिता देते और सोच लेते कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई आ गया है। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। दूसरे दिन से ही रूपा उसके लिए दुल्हन ढूंढने लगी। 6 महीने बाद चंदन का विवाह प्रिया नाम की लड़की से हो गया। अब तो चंदन हमेशा पत्नी की मीठी मीठी बातों में ही खोया रहता। बाहर सिर्फ खाने और जरूरी काम के लिए निकलता था। एक दिन नाराज होकर, अब तेरी शादी हो गई है तो कुछ काम भी करने की भी सोच बेटा। पत्नी को क्या खिलाएगा? हम कितने दिन बैठे रहेंगे? ठीक है माँ, कल से काम पर जाऊंगा। दूसरे दिन वो घर से निकल गया। सुबह का गया, शाम हो गई, पर चंदन नहीं आया। उसको ढूंढते ढूंढते पति पत्नी बावले हो गए। चंदन की नव विवाहिता पत्नी का बुरा हाल था। कई दिनों बाद भी वो वापस नहीं आया। तभी एक दिन अपने दरवाजे पर एक साधु की आवाज सुनकर दीनू भागता हुआ आ पहुंचा। महाराज, मेरा पुत्र कहाँ चला गया? तुम भूल गए, पर मैं नहीं भूला। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि तुम लोग अपने पुत्र से कभी नाराज मत होना। किया था कि नहीं? जी महाराज। अब वो कभी नहीं आएगा। जहाँ से आया था वहीं चला गया। लेकिन महाराज, कोई उपाय तो होगा। उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। महाराज आप बताइए, हम अपने चंदन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम्हारे पास चंदन के आने पर जो कुछ धन संपत्ति आई थी उसको दान कर दो और खुद जाकर पहले की तरह गरीब मछुआरे का जीवन बिताओ। हम अपने पुत्र के लिए सब कुछ दान कर देंगे महाराज। देख लो, कहना बहुत आसान है, निभा पाना बहुत मुश्किल। महाराज, हम ये सब कुछ आज से ही त्याग देते हैं और आपको ही दान में दे देते हैं। सब कुछ आपका है। ठीक है, अब तुम इस घर में ताला बंद कर दो और चाबी मुझे दे दो। दीनू रूपा और प्रिया को साथ लेकर चाबी साधु को देकर साधु के चरणों में प्रणाम करके निकल गया। वो लोग काफी दूर चले गए थे। तभी उन्होंने देखा कि चंदन पसीने से लथपथ हुआ चला आ रहा है। मेरे लाल, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ गया था, पर अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। ठहरो चंदन, अगर तुम हमेशा के लिए आए हो तभी हमारे साथ चलो, वरना हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। नहीं नहीं बाबा, मैं आपके साथ रहूंगा। आओ थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे क्या करना है देखते हैं। कुछ देर में वो लोग एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गए। रूपा और प्रिया थकी हुई थी, उन्हें नींद आ गई। चंदन और उसके पिता ने आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लिया और थोड़ी देर में झोपड़ी तैयार कर ली। अचानक वही साधु अलख निरंजन करते हुए प्रकट हुए। दीनू, तुम लोग बहुत नेक हो। तुम्हारे अंदर प्रेम, दया और ममता का सागर लहराता है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम्हारा जीवन पहले की तरह ही हो जाए। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए, पर उनकी झोपड़ी की जगह उनका पहला वाला घर और तालाब था। पूरा परिवार बहुत खुश था। उन सबकी खोई हुई खुशियाँ वापस आ गई थी। मुंबई शहर में दीपक, उसकी माँ और धर्मपत्नी गीता साथ में रहते थे। उनका एक वफादार कुत्ता शेरू भी साथ में रहता था। दीपक नौकरी करता था और गीता घर संभालती थी। दीपक की माँ को कैंसर था। दीपक उनका इलाज करा रहा था। इलाज में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। गीता भी पढ़ी लिखी थी, वो भी नौकरी करना चाहती थी। सुनिए जी, यदि मुझे भी कोई ढंग की नौकरी मिल जाए तो हम दोनों मिलकर माँ का अच्छा इलाज करा सकते हैं। एक दिन वो बाजार में जा रही थी। उसे एक अनजान औरत ने आवाज दी। मोनिका मैडम, नमस्ते। आप आज पैदल जा रही हैं?
आपकी कार कहाँ है? माफ कीजिएगा, मेरा नाम मोनिका नहीं गीता है। मैडम, आप मुझसे मजाक क्यों कर रही है? मैं सच कह रही हूँ। वो औरत बड़े ध्यान से गीता को देखने लगी। माफ कीजिएगा, आपकी सूरत हमारे मैडम से हुबहू मिलती है। अगर आप उनसे मिलेगी तो खुद हैरान हो जाएगी। मेरा नाम बिंदु है। यदि आपके पास समय हो तो मोनिका मैम का ऑफिस यहीं पास में है। मैं आपको उनसे मिला दूंगी। क्या मुझे उनके यहाँ नौकरी मिल सकेगी? हमारे मैडम तो मालकिन है, अरबों की संपत्ति है उनकी। आपको चुटकी बजाते ही नौकरी दे सकती है। चलिए, मैं आपके मैडम से जरूर मिलना चाहती हूँ। बिंदु गीता को लेकर अपनी मोनिका मैडम के ऑफिस में पहुंच गई। मोनिका मैडम भी गीता को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। ओह माय गॉड, कॉपी टू कॉपी, सेम टू सेम। ये तो जैसे मैं ही हूँ। आपका शुभ नाम? गीता। मैडम, सचमुच हम दोनों की शक्लें एक जैसी है, आवाज एक जैसे है। कमाल है, हम एक माँ बाप के नहीं, हम जुड़वा बहन भी नहीं, फिर हमारी शक्ल एक जैसी कैसे है? हमें बनाने वाला तो एक है, हमें अलग अलग देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। गीता की यही बात मोनिका मैडम के दिमाग में घर कर गई। बैठिए बैठिए, आप खड़ी क्यों है? श्योर, थैंक यू। आपका ऑफिस बहुत शानदार है। थैंक यू सो मच। गीता शानदार ऑफिस के इंटीरियर डेकोरेशन को देख रही थी। बिंदु ने मोनिका मैडम के कान में कुछ कहा और फिर बाहर चली गई। मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझ लो, शायद हमारा पिछले जन्म का कोई नाता हो। अरे हाँ, मैंने सुना है आप नौकरी की तलाश में हो। हाँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे अपनी सासू माँ जो कैंसर से पीड़ित थे उनका इलाज कराना है। नौकरी क्यों, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ सासू माँ का इलाज भी करवा दूंगी। मुझे करना क्या होगा? अधिक कुछ नहीं, बस मेरी मदद करनी होगी। मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, मुझे तुम्हारे जैसे एक साथी की जरूरत है। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें रहने के लिए बंगला, रुपए, पैसे, नौकर चाकर सब कुछ मिलेगा। ये लीजिए मेरा कार्ड, कल मेरे बंगले पर सवेरे 9 बजे आ जाएगा। मोनिका मैम, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? माय डियर सिस्टर, ये सपना नहीं हकीकत है। मिलाओ हाथ। गीता और मोनिका ने हाथ मिलाया और मोनिका ने एक कार से गीता को उसके घर पहुंचा दिया। गीता ने यह खुशखबरी अपने पति दीपक को दे दी। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम माँ का इलाज भी करा सकेंगे और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकेंगे। हाँ, क्यों नहीं, भगवान ने हमारी सुन ली। दूसरे दिन गीता मोनिका मैडम के बंगले पर पहुंच गई। ओह गीता, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये लो कॉफी पियो। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बड़ी आसानी से आ गई। यहाँ का बच्चा आपके नाम से परिचित है। अरे जूली, यहाँ आओ। गीता मैम के लिए मेरी तरह सारे कपड़ों का इंतजाम करो। आज से ये जो भी कहेगी तुम्हें उसका पालन करना होगा। यस मैम। जूली ने जब गीता का चेहरा देखा तो हैरान हो गई। वो गीता और मोनिका के चेहरे को बारी बारी से देखने लगी। गीता मैम को अपने साथ ले जाओ और मैंने जो कहा है वैसा ही करो। यस मैम। मोनिका ने गीता को भी इशारा किया और जूली गीता को लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई। गीता सचमुच बहुत हैरान थी। कुछ ही देर में गीता नए मॉडर्न कपड़े पहनकर मैडम के सामने पेश हुई। ओह सुपर्ब, ये हुई ना बात। अब तुम बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही हो। गीता मोनिका की पार्टनर बन चुकी थी। मोनिका के कहे अनुसार वो हमेशा मोनिका के बंगले पर ही मिलती थी। मोनिका एक बहुत बड़े डॉन की पत्नी थी। डॉन की मृत्यु के बाद उसका सारा कारोबार वही संभालती थी।
मोनिका ने बहुत से लोगों की नजरों में गीता को मोनिका ही बनाकर पेश की। मोनिका ने गीता को कभी भी उसके काले धंधे के बारे में नहीं बताया था। गीता अपने पति दीपक के साथ एक नए बंगले में रहने लगी थी। शान शौकत, रुपया, पैसा, नौकर चाकर, कार, ड्राइवर, सब कुछ उनके पास था। उनके मां का अच्छा इलाज हुआ और वो ठीक भी हो गई। धीरे धीरे मोनिका के काले धंधे की पोल खुलने लगी और मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया। मोनिका बहुत परेशान हो गई। उसने बहुत सारे धन समेटकर अपनी जगह गीता को मोनिका बनाकर हिंदुस्तान से बाहर जाने की योजना बना ली। गीता, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। अब तुम्हें दोस्ती का फर्ज अदा करना है। तुम्हें मोनिका बनकर कुछ दिनों के लिए मेरा कारोबार संभालना होगा। मैं अपनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहती हूँ। ये बात मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। इतने में जूली बदहवाश हालत में वहां आ गई। मोनिका मैम, पुलिस ने बंगलों को चारों तरफ से घेर लिया है। आप एक कमरे में छिप जाइए। हम गीता मैडम को मोनिका मैम बनाकर पेश करेंगे। ठीक है, मैं छिपती हूँ। गीता को पुलिस के सामने ले जाओ। जूली, ये पुलिस का क्या चक्कर है? मुझे मोनिका बनाकर क्यों फंसाया जा रहा है? मेरे साथ धोखा हुआ है। जूली गीता को खींचकर बंगले के बाहर ले आई। कांस्टेबल, मोनिका को अरेस्ट कर लो। मैं मोनिका नहीं, गीता हूँ। मेरा शकल उनसे मिलती है। कांस्टेबल, अंदर जाओ। देखो अंदर कौन कौन है। लेडी कांस्टेबल अंदर गई और उसने मोनिका को देखते ही पकड़ लिया। हूबहू चेहरा देखकर वो भी हैरान हो गई थी। अब इंस्पेक्टर के सामने गीता और मोनिका दोनों एक साथ खड़े थे। मैं गीता हूँ, ये मोनिका है। इंस्पेक्टर भी हैरान थे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि असली मोनिका कौन है। दीपक को भी बुला लिया गया। दीपक ने जब दोनों को देखा तो हक्का बक्का रह गया। इंस्पेक्टर कहते हैं, दीपक, पहचानो तुम्हारी असली बीवी कौन है। दीपक कहता है, दोनों शक्लें हूबहू मिलती हैं। मेरी बीवी गीता की सिग्नेचर में पहचानता हूं। आप दोनों सिग्नेचर करिए। गीता ने सिग्नेचर कर दी। मोनिका ने भी गीता के नाम के सिग्नेचर कर दी। इंस्पेक्टर ने जब दोनों सिग्नेचर को ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। दोनों ही सिग्नेचर एक जैसी थी। दीपक ने देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। दीपक ने कहा, अरे मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि असली गीता कौन है। मेरी बीवी कौन है? मैं ही गीता हूँ। मैं भी कह रही हूँ कि मैं ही गीता हूँ। ये मोनिका है। इतने में दीपक का एक साथी दीपक के कुत्ते शेरू को लेकर वहां आ गया। शेरू आगे बढ़कर दीपक का हाथ चूमने लगा। दीपक कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मेरा शेरू गीता को पहचान लेगा। ठीक है, शेरू को आगे भेजो। मोनिका और गीता दोनों शेरू को अपने पास बुलाने लगी। शेरू पूंछ हिलाते हुए गीता के पास चला गया और उसका हाथ चाटने लगा। दूसरी तरफ वो मोनिका को देखकर भौंकने लगा। असली गीता की पहचान हो गई। मोनिका गिरफ्तार हो गई। दीपक की असली बीवी को कोई नहीं पहचान सका, लेकिन एक वफादार जानवर ने अपनी मालकिन को पहचानने में कोई भूल नहीं की।